अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे उस रेफरेंस की जो इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। जजेस का मूड देखकर लग रहा है कि बंद होने जा रही है सेनेट की दुकान, बता रही है ये जजेस की मुस्कान। बेंच है पूरे का पूरा प्रो गवर्नमेंट। प्रो गवर्नमेंट से मुराद यह है कि इस जो बेंच की कंपोजिशन है, इसमें आने वाले किसी भी अब तक के मुकदमे या रेफरेंस का फैसला हुकूमत के खिलाफ नहीं गया। और इस बेंच में जो इस रेफरेंस में जो बेंच के रिमार्क्स हैं अब तक के, आज तक के, वो भी यही बता रहे हैं कि जजेस की अक्सरियत कायल है इस बात की कि सेनेट में इलेक्शन ओपन बैलेट से हो सकता है, ख़ासतौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन। नाज़रीन, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। वैसे तो मैं पहले भी एक इस पे व्लॉग कर चुका हूं, जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें तो बैकग्राउंड मालूम होगी, लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है ये वाला व्लॉग देख रहे होंगे और उन्हें इसकी रेफरेंस की बैकग्राउंड मालूम नहीं होगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर मुमलिकत की वसातत से एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया है, जिसमें ये सवाल उठाया गया है कि क्या सेनेट का इंतखाब आइन के आर्टिकल 226 के ज़ुमरे में आता है या नहीं। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है हाँ में या ना में। अगर हाँ में जवाब हुआ तो फिर बैलेटिंग होगी खुफिया, लेकिन अगर जवाब ना में हुआ तो फिर हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो कोई ऐसी कानून साजी कर दे जिससे सेनेट के इलेक्शन में सेनेटर्स भी और एमपीएस भी, जो कि सेनेट इलेक्शन के वोटर मेंबर होते हैं, वो पाबंद होंगे ओपन वोट देने के। यानी वो रेज ऑफ हैंड के ज़रिए भी हो सकता है और कोई और तरीका भी हो सकता है जिससे ये पता चलेगा कि किसने किसको वोट दिया। अब से पहले होता ये था कि खुफिया वोटिंग के ज़रिए बड़ी भारी तादाद में वोटों की ख़रीद और फरोख्त होती थी और करोड़ों रुपए फी वोट के हिसाब से बोली लगती थी। एक एक वोटर, चाहे वो एमपीए हो या सेनेटर हो, करोड़ों में अपना वोट फरोख्त करता था और नताइज तब्दील हो जाते थे, जिसकी और ज़रूरी नहीं है कि वो नताइज जो हैं वो वोट जो है वो पैसों के ज़रिए ही बिका हो। किसी दबाव और या किसी ब्लैकमेलिंग के ज़रिए भी वोटर की राय तब्दील करवाई जाने के इल्ज़ाम भी सामने आते रहे हैं माजी में। और हमने देखा, बल्कि सब ने देखा और अंगुश्ते बददाव भी रह गए कि इतनी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत नून लीग और पीपल्स पार्टी की सेनेट में होते हुए उनका उम्मीदवार शिकस्त खा गया और अक़लियत में होने वाली हुकूमती पार्टी का उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट बन गया। इस पर पार्टियों में तहकीकात भी हुई या नहीं हुई और वो किस नतीजे पर पहुँचे नहीं पहुँचे, वो अपनी जगह एक अलग किस्सा है। लेकिन उस वक्त तो खुफिया बैलेट को हुकूमत ने बड़े आराम से इस्तेमाल कर लिया। ज़ाहिर है जब हुकूमत का चेयरमैन बने तो यही समझा जाएगा कि हुकूमत ने खुफिया बैलेटिंग को इस्तेमाल करते हुए एमपीएस को या तो ख़रीदा या दबाव डाला और अपना चेयरमैन मुंतखब करवा लिया। अब बात आई है अगले सेनेट के इलेक्शन की। तो सेनेट के इलेक्शन में नाजरीन, जो आधे मेंबर हैं वो रिटायर हो जाएंगे, पुराने जो पिछले चले आ रहे हैं जिनमें अक्सरियत है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, और नए जो हैं लोग वो आधी सेनेट जो है वो नए इलेक्टेड मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी जिनका इंतखाब होना है, और उनका इंतखाब करेंगे जो बाकी रह जाने वाले आधे सेनेटर्स हैं। और सूबाई असम्बलियों के जो एमपीएज हैं उनकी एक रेशो है मखसूस के, मिसाल के तौर पे 20 एमपीए एक वोटर मुंतखब करेंगे इस तरह से। तो अब देखना, अब हुकूमत को ख़तरा ये था कि खुफिया वोट्स के ज़रिए पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर मैनिपुलेशन करके मेजॉरिटी में ना आ जाएं। लिहाजा हुकूमत ये चाहती है कि ओपन बैलेट हो ताकि पता चले कि उनके एमपीएस ने और उनकी पार्टी ने किसको वोट दिए हैं, नून लीग ने किसको दिए, पीपल्स पार्टी ने किसको दिए। लेकिन चूँकि अब तक तमाम इलेक्शन खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होते आए हैं, तो ये हुकूमत के लिए मसला था ये डिसाइड करना। वैसे तो पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है कि वो चाहे तो आइन में तरमीम कर दे,
لیکن یا قانون میں ترمیم کر دے، لیکن آئین میں ترمیم کے لیے تو ظاہر ہے 2/3 میجورٹی چاہیے، اور قانون میں ترمیم کے لیے مشکل حکومت کو یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے اگر وہ اکثریت سے یہ قانون پاس کروا بھی لے تو سینٹ میں آ کے یہ قانون رک جائے گا، اور حکومت ہر حال میں اپنی میجورٹی چاہتی ہے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو یہ میجورٹی اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ اگر تحریک انصاف میجورٹی میں آ گئی تو پھر وہ کسی بھی قسم کی قانون سازی کر سکتی ہے، جس میں 18ویں ترمیم سے متعلق قانون سازی بھی شامل ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، لیکن وہ اس کے لیے ظاہر ہے 2/3 میجورٹی چاہیے، لیکن جوائنٹ سیشن کے ذریعے شاید یہ کام ہو سکتا ہو، لیکن جوائنٹ سیشن میں وہ تبھی انہیں اکثریت ملے گی جب ان کی سینٹ میں بھی میجورٹی ہو۔ بہرحال جو اس وقت ریفرنس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس میں عدالت سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ جیسے کہ وومن سیٹس پر الیکشن نہیں ہوتا، اگرچہ وہ بھی پارلیمنٹیرینز کا الیکشن ہے اور سینٹ کا الیکشن ہے، لیکن اس میں قانون یہ بنایا گیا کہ پارٹیز جو ہیں اپنی ریشو کے مطابق وومن سیٹس کے لیے خواتین کے نام دے دیں، اور وہ جو نام پارٹی دے دیتی ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہر انتخاب کو 226 کے تحت رکھ لیا جائے تو پھر خواتین کا انتخاب بھی ظاہر اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہی ہوگا۔ لیکن جسٹس اعجاز الاحسن تو بہت کلیئر ہیں اس معاملے میں، اور انہوں نے آج یہ ریمارکس دیے کہ جو ممبر پارٹی کے الیکشن پہ منتخب ہو کے آیا ہے وہ پارٹی کی ڈسپلن کی پابندی بھی کرے، ووٹ کسی بھی ایشو پہ، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے یا کوئی اور، اس میں پارٹی پالیسی کے ڈسپلن کے خلاف ووٹ دینا ایک تو بے ایمانی ہوگی، یہ امکان ہے کہ وہ پیسے لے، اور اگر وہ بے ایمانی نہیں ہے اور ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہتا ہے تو پھر وہ کھل کے ووٹ دے، بتائے اپنی پارٹی کو کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا اور میں اس کے خلاف ووٹ دے رہا ہوں، اور پھر جو بھی کانسیکوینسز ہوں وہ فیس کرے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ریمارکس میں کہا کہ جرمنی میں بھی خواتین کی جس طرح سے پاکستان میں الیکشن ہے اس طرح کا الیکشن رائج ہے، اور ممبرز کو پارٹی منتخب کرتی ہیں، عوام نہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ طریقہ ہمارے یہاں خواتین کے حوالے سے رائج ہے۔ اور جب بات ہوئی کرپشن کی، ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کی، تو اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا سارا تھرسٹ موریلٹی پر ہے، اخلاقیات پر ہے اور پولیٹکس پر ہے، کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے قانونی نقطہ، یہ بتائیں کہ قانونی نقطہ جو ہے آئین یہ کہتا ہے 226 کے تحت کہ صدر، وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ان کا انتخاب جو ہے اس کے علاوہ باقی تمام انتخاب جو ہیں وہ خفیہ رائے دہی کے طریقے سے ہوں گے، جس پر اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ آئین میں سینٹ کا الیکشن مینشن نہیں ہے کہ وہ 226 کے میں دیے گئے طریقے کے مطابق ہوگا، اور یہ نقطہ قانونی اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں عدالت سے یہ نہیں کہنا کہ ہم اجازت نہیں چاہیے کہ ہم اس میں امینڈمنٹ کریں یا نہ کریں، وہ پارلیمنٹ ہی کرے گی یا نہیں کرے گی، ہمیں عدالت سے صرف یہ اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا سینٹ کا الیکشن، سینٹ کے ممبرز کا الیکشن آئین کے آرٹیکل 226 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، 226 جو کہ خفیہ بیلٹنگ کے تحت الیکشن کروانے کا حکم دیتا ہے۔ اور حکومت کا خیال یہ ہے کہ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن تو آئین کے آرٹیکل 226 کے زمرے میں آتا ہے، لیکن سینٹ کا اور اوپن یہ جو اپنا عام انتخابات ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، لیکن سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ چونکہ عوام کے ووٹ سے سینیٹر نہیں بنتے بلکہ پارٹی کے منتخب نمائندوں کے ووٹ سے سینیٹر بنتے ہیں، تو وہ 226 کے زمرے میں نہیں آتا، اور اگر وہ 226 کے زمرے میں نہیں آتا تو جیسے خواتین سیٹوں کے لیے قانون سازی کی گئی اور بغیر بیلٹنگ کے صرف معاف کیجیے گا پارٹی کی جانب سے دی گئی لسٹوں پر ان کا انتخاب ہو جاتا ہے، اسی طرح کی قانون سازی کر کے سینٹ کے الیکشن کو
ओपन वोट के ज़रिए कराए जाने का कानून भी बनाया जा सकता है, और इस वक्त असम्बली अगर सेशन में ना हो पार्लियामेंट तो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी बनाया जा सकता है। इस नुक्ते पर फ़िलहाल तो आज की अटॉर्नी जनरल के दलाइल की हद तक जजेस की अक्सरियत मुतफिक ही बज़ाहिर दिखाई दी, लेकिन हम ज़ाहिर है जजेस के ये जो रिमार्क्स होते हैं या सवालात होते हैं वो लाउड थिंकिंग होती है। उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि अदालत अब ये करने जा रही है, लेकिन एक माहौल और माइंड बहरहाल सामने आता है, जो जैसा कि मैंने बताया कि ये बेंच भी जो मुश्तमिल है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस याहिया अफरीदी पर, इसमें अगर बहुत सख्त सवालात करते हुए या दूसरी जानिब कानूनी नुकात की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस मशीर आलम अभी अटॉर्नी जनरल के नुकात को समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, जबकि एजाजुल हसन ख़ुद न सिर्फ अटॉर्नी जनरल के साथ साथ चल रहे हैं बल्कि उनको उंगली पकड़ कर चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने 2 मिसालें और भी दी हैं। एक बांग्लादेश की करारदाद वाली थी कि जब बांग्लादेश को मंजूर करने की या नामंजूर करने के लिए करारदाद पेश करने का मामला था तो अदालत से सवाल पूछा गया था कि क्या ऐसी करारदाद मंजूर की जा सकती है या नहीं। और दूसरी मिसाल अटॉर्नी जनरल ने ये दी कि आइन में आर्टिकल 62-63 में ड्यूअल नेशनलिटी की बुनियाद पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अदालत ने उसको इंटरप्रेट किया और ड्यूअल नेशनलिटी पर भी डिस्क्वालिफिकेशन की। ये दलाइल आज अटॉर्नी जनरल ने दिए अदालत में, और ये अदालत को कायल करने की कोशिश की कि अदालत सिर्फ इस सवाल का जवाब कि सेनेट का इलेक्शन 226 के तहत आता है या नहीं, हाँ या ना में दे सकती है, 226 की तशरीह करते हुए, आइन के आर्टिकल 226 की तशरीह करते हुए, क्योंकि तशरीह करना खालिसतन अदालत ही का इख्तियार है। इसमें हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हाँ ये इलेक्शन 226 के तहत आता है या नहीं, ये बताना अदालत को है कि हाँ या नहीं। अगर जवाब नहीं में हुआ तो फिर इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए होगा या खुफिया बैलेट के ज़रिए, इसका फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी, वो किसी भी सूरत में कर सकती है। नाज़रीन, अगर सुप्रीम कोर्ट का जवाब नो में आ गया, यानी सेनेट का इलेक्शन 226 में नहीं आता और इख्तियार मिल गया हुकूमत को लेजिस्लेशन करने का, ओपन बैलेटिंग की लेजिस्लेशन हो गई, तो सेनेटर्स की दुकान हो रही है बंद। वो जो करोड़ों में वोट बिकते थे वो अब टके टोकरी में भी कोई नहीं ख़रीदेगा और कोड़ियों में भी कोई नहीं ख़रीदेगा, और ये टके टोकरी में हो जाएंगे तमाम वोटर्स। और सिर्फ पाबंदी होगी पार्टी की डिसिप्लिन की। जो पार्टी है फैसला करेगा, जिस तरफ वोट देने का हुक्म देगा उस तरफ ही वोट जाएगा। मुखालफत इसकी बहुत शदीद होगी, सिंध भी मुखालफत करेगा और सेनेटर रज़ा रबानी भी, JUIF भी और बलोचिस्तान भी शायद, ये तमाम दलाइल देंगे और कोर्ट को कायल करने की कोशिश करेंगे कि सेनेट का इलेक्शन भी 226 के तहत ही होना ज़रूरी है। अलबत्ता जमात इस्लामी जो दरख्वास्त ला रही है उसमें वो ये होल्ड कराने की कोशिश करेगी कि इलेक्शन का तो खुफिया ही हो, लेकिन करप्शन इस पे से ख़त्म हो जाए। करप्शन कैसे ख़त्म हो ये अदालत मैकेनिज़्म तय करे, लेकिन हमें जो हमारा अब तक का कोर्ट रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है उसमें ये नहीं लगता कि अदालत इस किस्म का कोई वर्डिक्ट देने जाएगी कि करप्शन कैसे ख़त्म की जाए या कैसे ना ख़त्म की जाए। अदालत 226 को ही इंटरप्रेट करेगी। देखते हैं कि क्या सेनेटर्स की दुकान बंद होने जा रही है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल एक आध दिन और चलेंगे और उसके बाद जो किसी ने अगर इजाफी बात करनी होगी तो वो अपने 2-4 नुक्ते बताएगा। उसके बाद फरीक मुखालिफ जो इसके हक़ में है, जो रेफरेंस के ख़िलाफ़ है और इसके हक़ में है कि खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए इलेक्शन होना चाहिए, उनके दलाइल सुने जाएंगे और फिर फ़ैसला आ जाएगा। और फ़ैसला सेनेट के इलेक्शन से पहले ही आएगा। नज़ीर, जो भी फ़ैसला आया उससे आपको आगाह करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। रोशन पाकिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।